नमस्कार, मैं विमल कुमार अपने चैनल के साथ जो कि मैं चुनावी सरगर्मी जो पूरी सियासी राजनीति जो गर्म है, इस गर्माहट में कभी कभी बादलों की छाँव में धूप भी पड़ती है, कभी वर्षा भी होती है, लेकिन उमस उतनी ही है। उसी तरह हमारा जो सियासी राजनीति जो गर्म है, इसी क्रम में मैं अभी बरहेट में हूँ और हमारे आज मुख्य अतिथि हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? रेणुका मुर्मू। और आप किस पद पर हैं? मैं भाजपा महिला मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और फिलहाल मैं बरहेट विधानसभा से संयोजक के रूप में हूँ चुनावी दृष्टिकोण से। मैडम जी, आप राजनीति में आने का कैसे सोचा? राजनीति हमारा पूरा उद्देश्य नहीं था कि मेरे को पॉलिटिक्स ही करनी है। मैं शुरू में समाज सेवा से जुड़ी, समाज के लोगों के लिए, समाज के हित में जो भी मुझे काम मिला है, जो भी मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैंने काम किया है। महिलाओं की समस्या हो, छोटे बच्चे, हमारा जो क्षेत्र है बरहेट विधानसभा, यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न की घटनाएं घटती है। बहुत पीछे हैं हम लोग, शिक्षा में काफ़ी पीछे हैं। तो ये सब चीज़ स्वास्थ्य के मामले में मैंने जितना बन पड़ा अपने माध्यम से उन लोगों को मदद अच्छा, आप किया। जब महिला उत्पीड़न की बात करते हैं, महिलाओं की समस्याओं की बात करते हैं, तो क्या अभी जो दहेज हत्याएं हो रही है या बाल विवाह अभी भी हो रही है, इसका रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ऐसा अब नहीं के बराबर है। दहेज प्रथा हम मान सकते हैं कि लगभग अब नहीं के बराबर है। हाँ, एक दो घटनाएं घटती है, बट अब इसमें लोगों के बीच में काफ़ी अवेयरनेस आ गए हैं। कहीं कहीं हमारे झारखंड में डायन कुप्रथा जो है वो कहीं कहीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में ऐसा एक दो विषय ही आया है, लेकिन इसकी स्पष्टता उतनी नहीं हुई है। क्योंकि डायन कुप्रथा के नाम पे लोग अपना जो व्यक्तिगत जमीन का मामला होता है, जमीन का विषय है, उसी को लोग मतलब बाद में डायन कुप्रथा के नाम से हत्याएं कर देते हैं कि ये एक अंधविश्वास है। इसको हम लोग नहीं मानते, इसके पीछे कारण कुछ और ही रहता है। अच्छा मैडम जी, मैं जब चल रहा था ललमटिया से, जिसके बाद आपका राजमहल लोकसभा का क्षेत्र चलता है, मैंने देखा कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक अब तक विकास की हवा पहुंची ही नहीं। विकास की आंधी जो सरकार कहती है, चाहे केंद्र की जो एनडीए की सरकार हो या झारखंड की सरकार हो, लेकिन मैंने कुछ ऐसा गांव देखा, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, श्री ताला मरंडी के एरिया में उसके गोद में बसा हुआ है बाबूपुर पहाड़पुर गांव, जो पूरी तरह से अविकसित है। इस संबंध में इसका क्या कारण है? देखिए, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो विधायक रहे हैं, जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो जेएमएम से रहे हैं। हम कह सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और हमारे जो विधायक जो हमारे प्रत्याशी हैं अभी ताला मरांडी जी लोकसभा के, तो उनको बहुत कम ही मौका मिला है। वो एक ही बार वहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, लेकिन वहाँ ज़्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वहाँ प्रतिनिधित्व रहा है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग उसमें ये सवाल नहीं कर सकते कि हमने क्या किया है। हमारे तरफ से जो योजनाएं बनती है, चाहे वो राज्य सरकार से हो, जब हम सरकार में थे तो हमने बहुत सारे जिन पहाड़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहाँ आदिम जनजातियों के लिए डाकिया योजना का श्री गणेश भी हम ही लोगों ने किया है और ये झारखंड से ही शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और ये अब तक चल रहा है। और वहाँ तक जो पथ बना नहीं था, उसका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमने जितना काम किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने, वो उतना बहुत है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैं अभी सुरुंगा की ओर गया हुआ था। मैंने देखा कि पूरा क्षेत्र असिंचित है। वो सिर्फ राम भरोसे हिंदू होटल जो चलती है, मानसून हुई तो बारिश हुई तो खेती हुई। क्या सिंचाई का कोई वैकल्पिक व्यवस्था का खाका आपके यहाँ के वर्तमान विधायक ने बनाया है? देखिए, एक सर्वे हुआ था जिसमें पूरे झारखंड को ड्राई जोन माना जाता है, पूरे झारखंड को ही। लेकिन इसमें वैकल्पिक व्यवस्था सिंचाई की ओर से कुछ न कुछ होता है। और
इसमें तो जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने इस मतलब इस ड्राई जोन को बनाने के लिए या फिर इसको हम लोगों ने सिंचाई से जोड़ने के लिए डोभे का निर्माण किया था। और कई छोटे से लेके 100 बाई 100 200 बाई 200 इस तरह का निर्माण हुआ था। लेकिन आज की सरकार में ये सब चीज़ें ये सब योजनाएं बिल्कुल बंद है। उससे बहुत बड़ी सोच ये थी कि अगर हम पानी को स्टोर करते हैं तो हमारा मानसून का ही जो पानी का स्टोर हमारा होगा वो एक डोभे में होगा, इससे हमारा लेयर बढ़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनका तो कोई विजन ही नहीं है। सिंचाई कैसे किया जाएगा, पानी का रोकथाम हम लोग कैसे करेंगे, अगर मानसून आता है उस बारिश को कहाँ हम स्टोर करेंगे, इसमें एक योजनाएं बननी चाहिए। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि श्री बाबूलाल मरांडी जो कि हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एनडीए की सरकार ने इनको पलट के दूसरा मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य कभी कभी बदल जाते हैं। राजनीतिक परिदृश्य कुछ अलग होते हैं, समय के साथ वो बदलते रहते हैं। अभी बाबूलाल मरांडी जी जितना काम वो शुरू में किए थे, जब वो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम में उनका काम बहुत अच्छा चला था और उन्होंने सड़क का निर्माण कराया था, जो कि गांव-गांव में अभी भी देखने को मिलता है। युवाओं को उन्होंने रोजगार से जोड़ा था, उनको बस दी गई थी और इस तरह से उनका विजन बहुत ज़्यादा था। और वो अभी भी गांव में आप जाएंगे तो उनका एक पर्सनल वोटर है जो उनके लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकारी परिदृश्य को दरकिनार कर दें तो फिर हमारा जो उनका अपना जो व्यक्तिगत संबंध है युवाओं के बीच में वो अलग है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार को बनाने के लिए 272 सीट ही काफ़ी है लोकसभा में, लेकिन ये 400 पार का नारा देने के पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि हमने काम किया है, एनडीए की सरकार ने काम किया है। उनका विज़न था कि हमको देश को आगे विकसित भारत की ओर लेके जाना है, वो हमने कर दिखाया है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसीलिए ये तो एक सोच है कि जब हम इतना काम कर सकते हैं, जब 500 सालों से किसी ने करके नहीं दिखाया, हमने अयोध्या में राम मंदिर का को बैठाया, वहाँ पे राम जी का फिर से हम लोगों ने राम मंदिर बना करके उनको ये दिया है, मतलब उनका जो स्थान था वो हमने दिलाया है। तो अब बताइए, जब देश को हम विकसित करने के बारे में सोचते हैं, देश जब 5वें नंबर से 3रे नंबर के लिए अग्रसर है, विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो क्यों ना हम कहें कि हमने अच्छा काम किया है तो उसके बदले में हम 400 के पार की वोट की अपेक्षा करें। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्वकर्ता मिला है, जो देश के लिए सोचता है, राष्ट्र हित के लिए सोचता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं 400 पार के नारा में कुछ अंदर में तो ऐसी बात नहीं है कि संविधान के मूल रूप को मरोड़ देना है? ये एक बचकाना सवाल है। संविधान निर्माता को हम लोग जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है, जिसका अनुसरण करती है, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने संसद में उनका एक सम्मान स्वरूप उनका एक कुछ लगाया गया है। तो उनके लिए हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम संविधान को हटा सकते हैं? संविधान के लिए कोई मतलब हमारा जो लोकतंत्र है वो हम कह सकते हैं कि वो संविधान पर ही निर्मित है, तो इसको कोई नहीं हटा सकता। उसके लिए इस तरह की जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो इस तरह की जो बातें करती है, वो अपने आप को प्रूव क्या करना चाहती है, वो उनका क्या सोच है, ये तो मतलब समझ से परे है। अच्छा, आप ये बताइए, जो इनकी अग्निवीर भर्ती की जो योजना थी, 4 साल के लिए उनकी सेना में भर्ती, मैंने जवानी में 4 साल आप नौकरी किए फिर घर बैठ गए, इस योजना से कैसा लगता है कि वैसे जवान लोग जो कि सेना में भर्ती हुए 4 साल के दरमियान वो मर भी गए तो उनको शहीद का दर्जा न मिला, तो क्या ये योजना आपको कैसी लगती है? ये एक ऐसी योजना है जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करती है, और इसमें आप अगर अच्छे से देखेंगे तो उसमें सिर्फ उनको सेना बनाना मकसद नहीं है,
उस सेना बनने के क्रम में बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता है, या फिर वो पढ़ना भी चाहता है, रोज़गार भी करना चाहता है, घर को भी देखना चाहता है, उनको पूरी तरह से उसमें छूट दी जाती है। और उसमें ये भी नहीं कहा गया है कि आप इस दरमियान में आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे जाने के लिए, आप सेना में भर्ती होने के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो इसमें और भी आगे उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार ने जो बोतल में बंद पानी है उस पर भी जीएसटी लगा दिया, जो हम फूड होटल से लाते हैं उसमें भी जीएसटी। तो इतना साधारण चीज़ जो कि बहुत मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, तो पहला भोजन है, उस पर भी जो जीएसटी लग गया, इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, अगर हम सरकार से कुछ अच्छा चीज़ चाहते हैं तो सरकार कहाँ से पैसा मतलब कहाँ से राशि का उनके कहाँ से आएगा। हम अच्छे रोड का भी इच्छा करते हैं, अच्छे बिजली व्यवस्था की भी इच्छा रखते हैं, हमारे पास उड़ान की भी व्यवस्था हो, वायु मार्ग हो, हम कुछ सब चीज़ अच्छा चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने से ही उसे सरकार को हम एक छोटे से राशि के माध्यम से उनको देते हैं, जिससे कि हम लोगों को सुविधाएं दी जाती है। अगर हमारे पास अच्छे मार्ग नहीं होंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो अगर नहीं, तो फिर हम कहाँ से वो सब भी दे सकते हैं। अच्छा, बिजनेस हमारा बढ़ेगा नहीं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को खुद भी आगे बढ़ना होगा और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। अगर हम उसमें कुछ दे रहे हैं तो आप ये भी ना देखिए कि हम लोगों का जो रंगदारी जो मांगा जाता था उससे हमको छुटकारा मिला, ये सब हम नहीं देखते हैं। हम लोग को सुरक्षा दो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो सब हम नहीं देख रहे हैं कि अगर व्यवसायी वर्ग लोगों को आज जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रंगदारी जो दे रहे थे किसी को, वो अब देने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अब सुरक्षा महसूस करते हैं। और ये किन्हीं का सवाल नहीं है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को देना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए कि सरकार कह रही है कि हम पॉलीथीन को बंद कर देंगे, लेकिन मैं अभी जब आपके बरहेट में घूम रहा था तो लगता है कि पूरी तरह से सड़क के बगल में कचरा फेंका, यहाँ तक कि एक तालाब है उसमें भी लोग पॉलीथीन फेंक रहे हैं। इसको रोकने के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है? देखिए, ये तो सरकार का विषय है कि वो पॉलीथीन फ्री झारखंड बनाना चाहेंगे या उस स्टेट बनाना चाहेंगे या देश बनाना चाहेंगे। उसके लिए स्टेट को स्ट्रिक्टली आना होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं तभी आप उसके लिए आप पेपर वर्क शुरू करवाइए, पेपर फैक्ट्रीज लगवाइए, तो ये सब करना होगा। तो ये स्टेट का काम है कि वो इस पर क्या विचार करती है। अच्छा, यहाँ पर महिला, आप जो बोले कि महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उसके शैक्षणिक राजनीतिक स्तर को बढ़ाने के लिए, क्या आपके इस साहिबगंज जिला में सरकारी महिला महाविद्यालय है? महाविद्यालय तो है, संध्या विद्यालय तो प्राइवेट है, सरकारी तौर पर है नहीं। अभी तक तो हम लोगों ने भोगनाडी में जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर खोला है। महाविद्यालय स्पेशली महिलाओं के लिए तो नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हम लोगों को अगर मौका मिलता है तो हम लोग जरूर इस पर काम करेंगे। चलिए, आपने हमको इस साक्षात्कार के लिए अपने व्यस्तम जीवन में रहते हुए भी समय दिया है, इसके लिए मैं अपने चैनल की ओर से आपको बधाई देता हूँ, आपकी पार्टी को बधाई देता हूँ कि आप चुने आए और एक अच्छी सरकार दें। हमारे श्री मरंडी सर आए। इन सभी बातों के साथ आपको मैं पुनः एक बार प्रणाम करते बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जरा वीडियो देखें। हम आपको दिए थे मनीष से बात करने के लिए।